अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में आज अचानक बड़ी वृद्धि हुई। एक दिन में ही देखें मात्र 24 घंटे के अंदर लगभग 4000 मामले नए सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 47,000 के पास पहुंच गई है। मृतकों का आंकड़ा 1600 के पास पहुंच गया है। हालांकि 13,000 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं और महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली तो सर्वाधिक प्रभावित दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में 15,500 से ज्यादा मामले हैं। अकेले मुंबई में ही लगभग 10,000 के आसपास मामले हैं। और देखा जाए तो महाराष्ट्र में ही सर्वाधिक मृत्यु का भी आंकड़ा है। देश भर में देखें तो गुजरात में तो 6,000 मामले हो चुके हैं और वहां पर आज अहमदाबाद शहर में 21 सब्जी वाले कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है। उधर अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी जो संक्रमण के मामले हैं 5,000 को क्रॉस कर चुके हैं और ये दिखा रहा है कि किस तरीके से जो राज्यों में जैसे जैसे जांच का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, लोगों की ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में जांच हो रही है और राज्यों की तरफ से जो आंकड़े हैं, हालांकि आंकड़े की जो अपडेशन है उसको लेकर अभी थोड़ा समन्वय में कमी दिखती है, क्योंकि अचानक से जब आंकड़ों में वृद्धि होती है, बड़ी संख्या का उछाल आता है, तो यही दर्शाता है कि जो अपडेशन का मामला है वो थोड़ा सा धीरे है। और अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में भी लगभग 1100 के आसपास मामले हैं कोरोना संक्रमण के और वहां के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अभी देर रात को घोषणा की है कि तेलंगाना में जो लॉकडाउन की अवधि है उसको 29 मई तक बढ़ा दिया गया है। तेलंगाना ने इससे पहले भी लॉकडाउन की अवधि को सबसे पहले बढ़ाया था और अब 29 मई तक तेलंगाना ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। देखना होगा कि क्या और राज्य भी तेलंगाना का अनुसरण करते हैं, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा देखने को मिला था। उधर अगर हम बात करें लॉकडाउन की अवधि के दौरान जिस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन 3 में खासतौर पर, उसका विपरीत असर भी हो रहा है। अब आप मुंबई की बात ही लीजिए, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, सड़कों पर निकल आए हैं, तो अब उसका दुष्प्रभाव यह हुआ है कि बीएमसी के कमिश्नर ने एक बयान में कहा है कि कल से सिर्फ जो जरूरी वस्तुएं हैं उनकी ही दुकान खुलेगी, यानी मेडिकल शॉप्स हो गई या ग्रोसरी हो गई या जो ऐसी दुकानें थी जो कि लॉकडाउन 1-2 में खुल रही थी, अब लॉकडाउन 3 में भी वही दुकानें खुलेंगी। क्योंकि देखिए, अगर कुछ ढील दी गई है तो उसका बेजा फायदा नहीं उठाएं। अभी हमने कोरोना वायरस को हरा नहीं दिया है, अभी ये लड़ाई समाप्त नहीं हो गई है। इस बात को गंभीरता के साथ समझना होगा। और अगर हम इसी तरीके से, जिस तरह से सड़कों पर भीड़ लग रही है खासतौर पर शराब की दुकानों के बाहर, अगर इस तरीके के दृश्य आम रहे तो ये वायरस जो कम्युनिटी स्प्रेड से अब तक जो हम बचते आए हैं, वो उसमें देर नहीं लगेगी कम्युनिटी स्प्रेड होने में। तो बहुत ये इसका जो संक्रमण के फैलाव का जो मामला है उसको नियंत्रित कर पाना जनता के ही हाथ में है। जनता अगर जागरूक रहे, जनता अगर सतर्क रहे तो इसके फैलाव से बचा जा सकता है, वरना भगवान ही मालिक है। और अगर हम बात करें जो हमारे विदेश में फंसे जो भारतीय हैं, उनको लाने के लिए भी सरकार ने प्लान बना लिया है, फुल प्रूफ प्लान बनाया है कि किस तरीके से जब वो लाए जाएंगे तो उनको यहाँ पर क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और भी कई सारी चीजें उनके लिए तय की गई हैं। और खास तौर पर भारत का ये एक बड़ा जो कह सकते हैं कि घर वापसी अभियान भारत की ओर से चलाया जा रहा है। और अगर हम बात करें 12 देशों में जो एयर इंडिया की 64 फ्लाइट्स जाएंगी अलग अलग देशों में, और खासतौर पे अगर हम देखें जो 90,000 भारतीयों को लाने का प्लान बनाया है भारत सरकार ने, और ये चीज साफ कर दी गई है कि 1 सप्ताह का पूरा अभियान रहेगा जो कि गुरुवार से शुरू हो रहा है। तो हमने आपको बताया कि 12 देशों से 90,000 भारतीयों को वापस लाया जाएगा, लेकिन उनको टिकट का यानी जो किराया है उसका भुगतान करना होगा, टिकट का पैसा देना होगा। और जो टिकट की जो दरें हैं वो भी बहुत जायज रखी गई हैं सरकार की तरफ से। हालांकि कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है कि आप संकट में फंसे लोगों से किराया वसूल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को समझना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आपको संचालन के लिए उसका भुगतान करना ही होगा। और ये जो लोग भी आना चाह रहे हैं, जिन्होंने अभी जो निकालने की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, पहले जो इमरजेंसी में जो लोग फंसे हुए हैं वहां पर पहले उनको निकाला जा रहा है। और माना जा रहा है कि जो लोग 90,000 लोग लाए जा रहे हैं, ये अधिकतम इसमें 10 राज्यों के ज्यादा लोग हैं, जिसमें आप महाराष्ट्र कह सकते हैं, दिल्ली कह सकते हैं, गुजरात कह सकते हैं, तमिलनाडु है, केरला है। अधिकांश अगर हम भारतीयों की बात करें जो वहां से लाए जा रहे हैं बाहर से, उसमें 10 राज्यों के लोग ज्यादा हैं। और इसके अलावा नेवी ने भी प्लान बना लिया है कि किस तरीके से भारतीयों को निकालना है। मालदीव में जो हमारे वहां पर कामगार फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है, और ऐसे ही जो यूएई में जो हमारे कामगार फंसे हुए, भारतीय फंसे हुए उनको निकाला जा रहा है। तो भारत सरकार का आप देखिए अभियान कितने वृहद स्तर पर चल रहा है। आप आलोचना
करने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि सरकार क्या काम कर रही है। अगर हम बात करें, चाहे एयर इंडिया से निकालने की बात हो, आप देखिए कि जो नौसेना है उसको काम पर लगा दिया गया है। आप देखिए कि किस तरीके से जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको लगातार अब तक 70,000 प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचाया जा चुका है। रेलवे इस पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च कर चुका है। और अगर हम इसी तरीके से बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी देर रात को, इस वक्त थोड़ी देर पहले उन्होंने एक बैठक की अध्यक्षता की है और ये जो कोविड-19 से लड़ने के लिए उन्होंने टास्क फोर्स बनाई है, उस टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की और उसमें अभी के जो हालात हैं, आगे हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीन बनाने के लिए क्या कर रहे हैं और हमारे जो उपकरणों की क्या स्थिति है, बाकी पूरे जो मामले हैं उस पर सारे उन्होंने समीक्षा की है। और जहां तक बात है प्रवासी भारतीयों को बाहर जो देशों में फंसे हुए हैं उनको निकालने की, तो सरकार ने देश के बाहर फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी तथा भारत में रह रहे उन व्यक्तियों के लिए मंगलवार को मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की जो अत्यावश्यक कारणों से विदेश की यात्रा करने के इच्छुक हैं। एक सरकारी आदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि विदेश से लौटने के लिए विवशता वाले ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां लोग संकट में हैं। उनमें नौकरी से निकाले जा चुके प्रवासी कामगार तथा वे लोग भी शामिल हैं जिनकी अल्पावधि वीजा की समय सीमा बीत गई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों तथा परिवार के सदस्य की मौत की वजह से भारत लौटने को इच्छुक लोगों और विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा यात्रियों को ही यात्रा का भाड़ा देना होगा। प्राप्त पंजीकरण प्रविष्टियों के आधार पर विदेश मंत्रालय ऐसे यात्रियों का उड़ान या जहाज के हिसाब से डाटाबेस तैयार करेगा जिसमें उनका नाम, उम्र, लिंग, मोबाइल फ़ोन नंबर, निवास स्थान, गंतव्य और PCR परीक्षण और उसके परिणाम की सूचना शामिल होगी। विदेश मंत्रालय संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ डाटाबेस पहले ही साझा करेगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्रालय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग अलग नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जो संबंधित राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे। इससे पहले गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि विदेश में फंसे जिन भारतीय नागरिकों को विशेष उड़ानों के जरिए वापस लाया जाएगा उन्हें यहां पहुंचने पर आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और इस पूरे अभियान के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं तय की गई हैं। उन्होंने कहा कि विमानों अथवा नौसेना के जहाज़ों के जरिए आने वाले लोगों को इसके लिए भुगतान करना होगा। श्रीवास्तव ने कहा, विमान में सवार होने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी और बीमारी के लक्षण नहीं होने वालों को ही अनुमति मिलेगी। हर यात्री को स्वास्थ्य और नागर विमानन मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सलीला ने कहा कि भारत वापस आने पर यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकृत होना होगा, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और संबंधित राज्य सरकारें भुगतान के आधार पर उन्हें अस्पताल अथवा अन्य संस्थानों में पृथकवास में रखेंगी। राज्य सरकारों को इन यात्रियों के लिए परिवहन सुविधा के साथ ही जांच और पृथकवास में रखने की तैयारी करने की सलाह दी जा रही है। अधिकारी ने साफ किया कि सभी यात्रियों की जांच की जाएगी और उन्हें 14 दिन के पृथकवास में रहना ही होगा। साथ ही उन्हें पृथकवास की सुविधा का भुगतान भी करना होगा। इसके साथ ही आने वाले लोगों को लॉकडाउन के तहत सभी नियमों का पालन भी करना होगा। उधर जब भारत लॉकडाउन के कारण दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए भारतीयों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है, तो लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से एयर इंडिया के करीब 7 विशेष विमान गुरुवार को मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई तथा बेंगलुरु की उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं। लंदन में भारतीय उच्चायोग देश वापसी चाह रहे भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया संचालित कर रहा है, जहां हजारों लोग भारत लौटने की प्रतीक्षा में हैं। अधिकारियों के अनुसार सबसे संवेदनशील मामलों में यात्रियों को इन उड़ानों से यात्रा के लिए बुकिंग में प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए यात्रियों को भुगतान करना होगा और एक हलफनामा भरना होगा कि वे भारत पहुंचने पर 14 दिन पृथकवास में रहेंगे। ब्रिटेन में निवर्तमान भारतीय उच्चायुक्त रुचि घनश्याम ने कहा, यह खबर उन भारतीयों के लिए बड़ी राहत लाएगी जो ब्रिटेन में फंसे हुए हैं और लौटने को बेसब्र हैं। उन्होंने कहा, छात्र हैं जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई है और अल्पकालिक अवधि के लिए ब्रिटेन आए अन्य लोग भी इसमें हो सकते हैं। गर्भवती महिलाएं हैं और बीमारियों तथा मृत्यु के मामले हैं। वे अपने परिवारों से दूर हैं और अब अपने प्रियजनों से मिलना चाहेंगे। ब्रिटेन के लिए एयर इंडिया गुरुवार से आगामी मंगलवार के बीच लंदन से व्यावसायिक उड़ानें संचालित करेगी जो पहले से निर्धारित नहीं है। वह लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से मुंबई की उड़ान के साथ शुरुआत करेगी और उसके बाद बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई तथा नई दिल्ली के लिए उड़ानें संचालित होंगी।
उधर प्रवासी श्रमिकों की बात करें तो उनके लिए अब तक 62 विशेष ट्रेन चलाई गई हैं, जिनमें करीब 70,000 लोग यात्रा कर चुके हैं। अभी ऐसी 13 और ट्रेनें चलाई जाने की उम्मीद है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उन्हें सरकार की तरफ से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों के लिए जल्द ही वित्तीय पैकेज घोषित किए जाने की उम्मीद है। एमएसएमई क्षेत्र का देश की आर्थिक वृद्धि में 29% और निर्यात में 48% का योगदान है। यह क्षेत्र रोजगार पैदा करने के मामले में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहरहाल क्षेत्र बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस बीमारी की वजह से लाखों इकाइयां घाटे में चल रही हैं और ऐसे समय जब वह अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है, रोजगार की संभावनाएं भी धूमिल हो रही हैं। ये जो शराब है ये वाकई में खराब है। आपने देखा कि किस तरह से जीवन को बर्बाद कर देती है। अब ये फिर से जीवन को बर्बाद करने पर तुली हुई है। 40 दिन देश ने कड़ी मेहनत करके घर में रह के कोरोना वायरस को हराने के लिए एक जंग लड़ी, लेकिन लगता है कि शराब सब कुछ बर्बाद कर देगी और सारी मेहनत पर ये दारू फिर जाएगी। वैसे तो मेहनत पर अधिकतर पानी फिरता है, लेकिन इस बार लगता है दारू फिर जाएगी। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आप देखिए कि जब शराब खरीदने के लिए लोग सुबह सुबह लाइन में लग जा रहे हैं तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों की एक तरह से अवहेलना हो रही है। पुलिस की सरदर्दी एक नई बढ़ गई है कि ये इनको शराबियों को संभालना है, लाइन में लोग खड़े रहें, उचित दूरी बनाकर खड़े रहें, जो नियमों का पालन हो। तो पुलिस वालों की एक सरदर्दी बढ़ गई है। भले ही जो राजस्व संग्रह राज्य सरकारों का बढ़ गया हो, हालांकि सबसे बड़ा स्रोत होता है जो शराब है, आबकारी विभाग के पास सबसे ज्यादा राजस्व आता है, इसलिए राज्य सरकारों को इस सब की चिंता नहीं है कि ठीक है पुलिस की सरदर्दी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, लेकिन हमारे पास पैसा आ रहा है जिससे हम आगे काम कर पाएंगे। ये पक्ष अपनी जगह है, लेकिन अगर सोचिए कि ये जो घटनाएं हो रही हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, अगर कोरोना वायरस से प्रभावित कोई व्यक्ति उस भीड़ में हो तो आप सोचिए कि लाइन से वो चेन जो हम तोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे, वो चेन किस तरीके से फैल जाएगी। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि इस पर सरकारों को गौर करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए कि कुछ दिन अगर नहीं आपके पास राजस्व आ रहा है तो आपके पास जो कुछ पड़ा हुआ है उसमें खर्च चलाइए ना, उसमें कुछ करिए ना, लेकिन लोगों को अभी बचाने का वक्त है। अर्थव्यवस्था फिर भी बाद में देख लेंगे, लेकिन क्या ये शराबी देश की अर्थव्यवस्था है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आप देखिए कि शराब की दुकान के बाहर इन पर फूल छिड़के जा रहे थे। जो दुकान वाले हैं या जो शराब उद्योग से जुड़े लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो शराबी हैं ये अर्थव्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं। आप देखिए क्या कह रहे हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से शराब के जो दाम है वो 70% कर दीजिए, आप बढ़ा दीजिए, 50% बढ़ा दीजिए, दोगुने कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है लोगों को, क्योंकि लोगों का कहना है कि अभी तक तो हम ब्लैक में खरीद रहे थे दोगुने तिगुने दाम पे देके, अभी हमको अगर 70% एक्स्ट्रा भी देना पड़ रहा तो ये पहले से सस्ती है। ये देखते क्या कह रहे हैं लोग। सुबह 6 बजे से आके बैठे हैं, लगे हैं, और मेरे कुछ दोस्त सुबह 4 बजे भी आके लगे हैं। और मसला यह है, नंबर दिया गया, वो भी पब्लिक का आदमी कर रहा है। रीजन मैं आपको बताता हूँ फेल होने का इस व्यवस्था को क्या है कि पुलिस की कोई भी वो नहीं हो रही है। 9 बजे का ठेका खुलने का टाइम है, 9 बजने में 5 मिनट में पुलिस यहाँ पर आई है। आप ये कह रहे हैं पब्लिक को व्यवस्थित कौन करेगा दिल्ली में? मुझे बताइए, पब्लिक को कौन व्यवस्थित करेगा? कौन उन्हें समझाएगा? कौन उन्हें बताएगा कि किस तरह से खड़ा होना है? 70% टैक्स बढ़ने का किसी को कोई गम नहीं है। ये एक देश के लिए हमारी तरफ से एक डोनेशन है, एक दान है, और एक बहुत बड़ी इस समस्या के दौर पर हमारा साथ है।